जी एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था हमने और लास्ट लेक्चर में हमने जो मेन चीज़ पढ़ी थी वो थे इनके कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। इसी को आगे कंटिन्यू करके चल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन वापस ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनाइड्स की। एक सवाल आता है इससे नीट में, ठीक है ना, और इस बार एक भी नहीं था, पूरा भी नहीं था, एक नी और डी में मेंशन किया था सवाल में, एक स्टेटमेंट में बस, पूरा सवाल भी नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर पे उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वही मेन चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। इसलिए डिटेल में सवाल नहीं पूछेगा। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनॉइड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, जो मेन सबशेल लेंथेनॉइड्स में इन्वॉल्व है वो हमने देख लिया कि एक 4f सबशेल होगा, उसके बाद 5d होगा और 4s होगा, 6s होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने न्यूक्लियस लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ। लेट्स से दिस इज 4f सबशेल, ठीक है, दिस इज 5d एंड दिस इज 6s। अच्छा, अब आप ये देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि लेंथेनॉइड्स में जो 4f सबशेल होगा वो डीपली बरीड होगा सर, एज कंपेयर टू 5d और 6s। जो 4f होगा वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, तो डीपली बरीड, बहुत अंदर डीप बरीड होगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये 5s, ये 5d 6s और 4f के बीच का जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, ये बहुत ज़्यादा होगा। सो एनर्जी गैप हाई होगा, एनर्जी गैप हाई। अच्छा, क्योंकि लेंथेनॉइड्स में या 4f सबशेल में मेन इलेक्ट्रॉन्स f में प्रेजेंट है सर, इसमें तो कितने ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और d में कभी एक है कभी एक भी नहीं है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको किस में देखने को मिलेंगे, 4f सबशेल में। अब क्योंकि एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल किया जाए या जब कभी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में या बॉन्डिंग में, तो आप ये देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6s के पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद 5d के अवेलेबल हैं तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 4f के पार्टिसिपेशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं सर। ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा। सो 4f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा इनको एक्साइट करने के लिए। दैट इज वाई जो लेंथेनॉइड्स हैं उनमें सिर्फ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिलता है। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जनरली एक्साइट करते हैं, 3, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, 6s के, और कभी कभार d का है तो अवेलेबल है, अदरवाइज f का कभी एक, और इससे ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती, या कुछ रेयर केसेस में बन सकती है, वो भी कुछ कंडीशंस के अंदर। अदरवाइज इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा, +3। और ये इसलिए कि मान लीजिए ऐसा सवाल आपको पूछ लिया कि क्यों लेंथेनॉइड्स कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सर, ऐसा इसलिए क्योंकि 4f बहुत डीपली बरीड है। ध्यान में रखना, 4f इज वेरी डीपली बरीड, अंदर दफन है बहुत, न्यूक्लियस के बहुत पास में, और इसकी वजह से 4f और 6s के बीच का जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज कर जाता है, और 4f के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है जो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना। सो इसीलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा इनका हमें, सो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +3, ठीक है जी। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देखने को मिलेगा +3, ओके। अच्छा, अब देख लेते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस से सबके सब एलिमेंट लिख रहा हूँ। सो मैं सीरियम से स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखने के बाद इनके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखूंगा। तो मैं लिख लूँगा Ln+3। जो लेंथेनॉइड्स होंगे, लेंथेनॉइड्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है Ln से, सिंबल है, पूरे लेंथेनॉइड्स को रिप्रेजेंट किया था Ln से, ठीक है ना। सो मैं Ln+3 लिख लूंगा। अच्छा, सीरियम, अब सीरियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान में हो, जो सीरियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था वो था 4f1 5d1 6s2। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं हम, 3, 2 यहाँ से लूज कर दिया, कि यहाँ से कितना बच गया, 4f1, ठीक है ना। अच्छा, इसको याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि सर जैसे जैसे आप एलिमेंट कंटिन्यू करते जाएंगे 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे सीधा, कोई बीच में वेरिएशन नहीं मिलेगा। सो सीरियम में +3 में कितना होगा, वी हैव 4f1, ठीक है। प्रसियोडिमियम, ठीक है, कितने लूज कर दिए, 3। कंटिन्यूटी में कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 4f2, सीधा 4f14 तक चलता जाएगा, ठीक है ना। नियोडिमियम 4f3, ठीक है ना। उसके बाद प्रोमैथियम, ठीक है, 4f4, देन समैरियम, ओके, 4f5, उसके बाद ओके 4f6, उसके बाद गैडोलिनियम, ठीक है ना, 4f7, दिस इज इंपॉर्टेंट, गैडोलिनियम, ठीक है। उसके बाद टेरेबियम 4f8, टेरेबियम के बाद बहुत अच्छे
डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम 4F9, हॉल्मियम, हॉल्मियम, ठीक है, हॉल्मियम 4F10, ठीक है ना, अर्बियम 4F11, ठीक है ना, TM 4F12, उसके बाद यटरबियम 4F13 एंड देन ल्यूटिशियम 4F14, ठीक है। कंटिन्यूटी में ध्यान में रख सकते हैं सीधा 4F1 से लेके 4F14 तक। और ये एक ज़्यादा बेटर मेथड है अगर इनके ग्राउंड स्टेट आपको ध्यान में रखने हैं। बस इनका ग्राउंड स्टेट क्या, अगर आपको ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन नहीं याद है, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि सर सीरियम में 5D में 1 था, और उसके बाद आके आप किस पे पहुंच जाते हैं, गैडोलियम पे 5D पे 1 था, और फिर लास्ट वाले ल्यूटिशियम पे 5D पे 1 था। अगर आपको +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में है और आपको ग्राउंड स्टेट लिखना है तो बिल्कुल सेम लिखेंगे। बस उसके बाद क्या कर लेंगे, D और S में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे हैं। उस हिसाब से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि इनके ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या होंगे। अच्छा, ये कन्फिग्रेशन आएगा इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें, +3। ये पूछता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी बेसिस पे आपके मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज़ भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेंथेनॉइड्स कुछ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दिखाते हैं, और वो दिखाते हैं या तो सॉल्यूशन में या तो सॉलिड फेज में। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन सॉलिड और सॉल्यूशन फेज, सॉलिड और सॉल्यूशन फेज में जो आपके लेंथेनॉइड्स हैं वो 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दिखाते हैं बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। आपको जनरली ये पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल बहुत स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाई एक्सचेंज एंथैल्पीज, जिसमें आपने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्रोमियम और कॉपर पढ़ा था, सही है ना, और एक्सचेंज एंथैल्पी साथ में पढ़ा था जिसमें सिमेट्री भी आपने देखा था। तो 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसके अलावा जो ये दिखा सकते हैं, दैट इज +2 एंड +4, +2 एंड +4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, +2 एंड +4। और ये दोनों का मेजर कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज कर लो मैंने लिख दिया लेट्स से टेराबियम, ठीक है। यहाँ से मैं TB पकड़ लेता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने TB पकड़ा। मुझे बताइए टेराबियम का +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, A+3 में कन्फिग्रेशन कितना है, 4F8। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूँ, इसी को मैं ऐसा लिख लूँ, मैं लिख लूँ टेराबियम +4, एक मैंने और लूज कर दिया। जरा बताइए, एक मैंने और लूज कर दिया, कितना बच गया, 4F7 बचेगा ना। सो टेराबियम +4 में कितना हो जाएगा, 4F7। अब मुझे बता दो, ये जो 4F7 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये हाफ फिल्ड हो गया। और हाफ फिल्ड होने के कारण इसका एक्सचेंज एंथैल्पी बहुत हाई होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का मोटा कारण होता है ड्यू टू हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। एक्चुअली में जो हाफ फिल्ड होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें होता ही है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ एक्सचेंज एंथैल्पी का। सर, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन मैंने पहले डब्बे में रखा हुआ है, पहले ऑर्बिटल में, इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन पे टैग लगा हुआ है कि इसको पहले डब्बे में बैठना है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा हो सकता है ये वाला यहाँ पे रहा हो सकता है यहाँ पे रहा हो। कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए 7 पोजीशन है। सो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन स्विच कर सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होगा, नहीं, हो सकता है यहाँ पे हो, ये हो सकता है यहाँ पे हो। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ हों, या इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी कहलाता है एक्सचेंज एंथैल्पी। और जितना एनर्जी रिलीज हो उतना कम एनर्जी आपको सिस्टम का देखने को मिलेगा, और केमिस्ट्री में जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी के कारण ये स्टेबल होगा, तो +4 दिखा सकता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, सीरियम, बताइए सीरियम का +3 में कितना था, 4F1 था। अच्छा, अगर मैं सीरियम में एक और लूज कर दूं और सीरियम +4 बना दूं, बताइए किसके बराबर हो जाएगा, सर सिंपली जीनॉन के बराबर, सही है ना। आपको पता है इनके पीछे नोबल गैसेस मैंने लिखे नहीं, अंडरस्टूड है कि इनके पिछले वाले नोबल गैसेस कौन से चल रहे हैं, जीनॉन 54 वाले, सही, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं जीनॉन। सो जीनॉन के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जीनॉन के बराबर हो जाएगा मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया, और अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया तो स्टेबल हो गया, सही है। तो इस वजह से ही क्या शो कर सकता है, +4 क्या शो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, सोल्यूशन फेज में मेजोरिटी में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं +2 की बात कर लूँ, सो लेट्स से मैंने एलिमेंट कंसिडर कर लिया यटरबियम। जरा बताइए यटरबियम +3 में कितना था। अच्छा, अगर मैं यटरबियम का +4 लिख लूँ, +2 लिख लूँ,
YB+2। तो इसने सिर्फ कितने लूज किए होंगे? सिर्फ 2। जब 3 लूज करेगा तो कितने बचेंगे? 13। जब 2 लूज करेगा तो कितने बचेंगे? 14, है ना, बचेंगे ना, 14 बचेंगे। तो इसका मतलब ये टर्बियम+2 में कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 4F14, 4F। और 4F14 का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आपके पास F सब शेल थे वो क्या होंगे? फुल्ली फिल्ड। क्या हो जाएंगे? और फुल्ली फिल्ड वालों का 1 2 3 4 5 6 7, देन वी हैव 8 9 10 11 12 13 14। और फुली फिल्ड वालों का एक्सचेंज एंथैल्पी उनसे ज़्यादा जो हाफ फिल्ड होते हैं, क्योंकि इनमें एक्सचेंजेस और ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी कारण क्या होगा? हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, ठीक है। ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये टर्बियम+2 में, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख लूँ, लेट्स से यूरोपियम, ये यहीं से अनुमान लगता है, इनको रटना मत, यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैंने यूरोपियम लिख लिया, अच्छा +3 में कितना दिखा रहा है? 6। अच्छा अगर मैं +2 लिखता, +2 का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने और ऐड किया इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर दिया, तो कितना हो जाता? 4F7, 4F7। तो अगर मैं लिख लूँ यूरोपियम+2, तो ये हो जाएगा 4F7। और 4F7 का मतलब हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड का मतलब स्टेबल, हाफ फील्ड का मतलब स्टेबल। सो कुल मिला के ये जो आपके लेंथेनॉइड्स हैं, ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं, बिसाइड +3 विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दैट इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फिल्ड। अच्छा कुछ जगहों पे हाफ फील्ड और फुली फिल्ड स्टेबिलिटी को आप जस्टिफाई कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा ऐसे भी एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो +2 और +4 दिखाते हैं, लेकिन नॉट ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुली फिल्ड, लेकिन स्टिल वो दिखाते हैं, दैट इज ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि सोल्यूशंस में ऐसी चीजें पॉसिबल होती हैं सर। सोल्यूशन क्योंकि अब आपको अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मान लीजिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए एनर्जी लगा, चौथे के लिए और ज्यादा लगेगा, और वो ज्यादा एनर्जी कॉम्पेंसेट होता है पानी में, वाटर में कॉम्पेंसेट होता है, क्योंकि सर जब पानी में एनर्जी रिलीज होगा वो हाइड्रेशन की वजह से कॉम्पेंसेट हो जाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉम्पेंसेट करता है उसको। सो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ये शो करते हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, आपको बस ध्यान में रखना है। सो मान लीजिए मैंने लिख लिया प्रसियोडिमियम, ये +4 शो करता है, चाहे हाफ फिल्ड हो या ना हो, फुली फिल्ड हो या ना हो, ये शो करते हैं, ठीक है ना। देन वी हैव नियोडिमियम, +4 लिख दिया मैंने। लेट्स प्रोमैथियम +4, ठीक है ना। ये भी आपके कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? +4 वाले, ठीक है। अच्छा +2 में इसके अलावा एक अच्छा नाम आपको देखने को मिलता है समैरियम +2, लेकिन जब ये कॉम्पिटिटिव में आएगा आपको वही वाले जेन्युइन केसेस पूछेगा जो बच्चे को आइडिया हो कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा इसके अलावा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। समैरियम भी +2 दिखाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स अदर देन +3, दैट इज +2 एंड +4, और वो भी किस लिए? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुली फिल्ड, जिनमें आप ये जेन्युइन केसेस लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत कम ये दिखाते हैं, उसका रीजन मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सर 4F सबशेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, एक तो डीपली बरीड है, और प्लस एनर्जी गैप 4F और 6S के बीच में इतना ज्यादा है कि 4F के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं कर पाते, तो दैट इज वाई इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे वो बहुत कम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नंबर सेकंड पॉइंट में लिख लेता हूँ, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके जी, मैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर में आप ये दिखेंगे कि अगर तो किसी एलिमेंट के अंदर, मान लीजिए एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं F सबशेल का, मान लीजिए मैंने लिख लिया F1 सिस्टम, 2-3 एग्जांपल लगा लेता हूँ। लेट्स से वी हैव F5 सिस्टम, लेट्स से वी हैव F7 सिस्टम, एंड कंसिडर F14 सिस्टम, ठीक, कुछ इस तरीके से मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ओके ठीक है। अच्छा जी, F1 सिस्टम का मतलब 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ओके।
F1 सिस्टम का मतलब F सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4F में एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रख लेता हूँ मैं 4F में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने, ओके। उसके बाद 5 कंसिडर कर रखे हैं, ठीक है, रख लिया। उसके बाद 7 कंसिडर कर रखे हैं, कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ मैं। और उसके बाद कितने कंसिडर कर रखे हैं? 14। तो 14 आपको पता है इस तरीके से, 2 पहले सिंगली फील्ड होता, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि लास्ट में ऐसा ही आएगा, ठीक है, लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर तो एटम के अंदर या किसी सबशेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन टर्न प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि कभी भी अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, यह हमेशा किसको जन्म देगा? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, दैट वी कॉल्ड एज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो एटम के अंदर जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 अनपेयर्ड, सर इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा। यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं सबके सब पेयर्ड, अगर सबके सब पेयर्ड होंगे तो आप ये देखोगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा, लेकिन एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसी में एक दूसरा ऑर्बिटल ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो टोटल रिजल्टेंट है वो 0 आ जाएगा। सर अगर सबके सब पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड, सो नो नेट इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अच्छा, ऐसे सबस्टांसेस जिन सबस्टांसेस में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर आप उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालो, मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया, लेट्स से सम नॉर्थ पोल, सम साउथ पोल, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने, ऐसा मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ओके, मान लीजिए ये आ गया आपका नॉर्थ पोल और ये आ गया, ठीक है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिठा रखा है, ठीक है ना, ये लगा दिया मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं ऐसे सबस्टांस को जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए ये 4F, ये मुझे बताइए F1 सिस्टम का एग्जांपल क्या आएगा जो अभी तक आपने पढ़ा? मैं सीरियम+3 लिख लूँ, आएगा ना, सीरियम+3, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस सीरियम+3 को इसमें बिठा देता हूँ, बिठा दिया मैंने सीरियम+3। अच्छा सर मुझे बताइए F5 सिस्टम का एग्जांपल क्या बैठेगा आपका, या कोई और पकड़ लेते हैं, F7 इज ये GD, सही है ना, तो मैं लिख लेता हूँ GD+3, GD+3, ठीक है, मैंने दूसरा एग्जांपल बैठा दिया इसमें GD+3 का। अच्छा, 4F14 वाला +3 ल्यूटीशियम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ल्यूटीशियम+3, Lu+3, ठीक है, तीसरा बिठा दिया मैंने इसमें Lu+3। अच्छा, अब इन तीनों में से पहले वाले 2 तो सर वो थे जिनके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन जो तीसरा वाला है उसके पास अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी नहीं था। अब होगा क्या, जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया जाए, इनमें से वो वाले जिनके पास अपना फील्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं देसी लैंग्वेज में बताता हूँ, ध्यान से समझना। ऐसा मान के चल लो कि यहाँ से कोई पुहाल जा रहा है, बहुत सारी बकरियां उसके पास, जैसे मान लो सबकी सब काली बकरियां हैं। अच्छा, वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बकरी आ रही थी जो कि व्हाइट कलर की थी। आप थोड़ी देर बाद ये देखोगे कि जहां की तरफ वो सारी की सारी 200 काली बकरियां जा रही हैं, वो व्हाइट बकरी भी थोड़ी देर के बाद उधर की तरफ चलना स्टार्ट होगी। 2 के उसका डायरेक्शन ऑपोजिट था, सिमिलर खेल आपका मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिलता है। सर मैग्नेटिक फील्ड में ये जो आपके डोमेन्स होंगे, ऐसा मान, डोमेन का मतलब ये कि जो सीरियम+3 आपका होगा, मैंने लिखा इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सर सीरियम+3 एक एटम आपको देखने को मिल जाए, ये पॉसिबल थोड़ी ना है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मोलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर आप 1 मोल भी ले लें तो कितने सारे होंगे, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने सारे, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इनको डोमेन्स पढ़ते हैं कि ऐसा मान लीजिए आपने डिवाइड कर रखा है इनको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वॉल्यूम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वॉल्यूम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वॉल्यूम, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया जाए, इसका जो भी डायरेक्शन होगा मैटर नहीं करता, इसके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, और आप बाहर से जो फील्ड लगा रहे हो उसका स्ट्रेंथ हमेशा इससे ज्यादा होगा। तो थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि इसका अलाइनमेंट, इनके स्पिन्स का या इनके डोमेन्स का अलाइनमेंट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। या कुल मिला के और इजी कर दूं मैं, अब सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से इसको पढ़ते हो कि वो सारे एलिमेंट्स
जिनमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो या जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालने में अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? आर दे अलो द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस टू पास थ्रू देम, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे बताओ ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड में डालने पे क्या कर जाएगा? अट्रैक्ट होगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो एक और एग्जांपल देखे चलता हूं मैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लगा है। मान लो ये जो एलिमेंट आपके पास था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे ना, ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में रहना चाहेगा, ये यहीं पे रहेगा जहां पे था। अच्छा, अगर आपने ऐसा डाल दिया जो डायमैग्नेटिक हो, जो कैसा हो? जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, फुदक के बाहर आ जाएगा, एकदम से रेपेल हो जाएगा। एकदम से क्या हो जाएगा? उसके पास है ही नहीं, वो कैरेक्टर ही नहीं है उसके पास, और ना ही वो अलो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास हो सके। और बल्कि अपने आप को करना क्या चाहता है? मैग्नेटिक फील्ड में जाके अपने आप को ऑपोजिट में अलाइन कर लेता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसको धक्का मार देता है, धक्का मार देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन कैसे अट्रैक्ट होगा? फीबली। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही था, हल्के से अट्रैक्ट होगा, सिर्फ हल्का सा अट्रैक्शन है। ठीक है। अच्छा, ये जो GD+3 आपका था, मुझे बताइए GD+3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। दिस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये जो ल्यूटेशियम+3 था सर, इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये क्या होगा? रेपेल, यह रेपेल होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको रेपेल कर देगा। नाउ दो सबस्टांसेस व्हिच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दैट दे पोजेसेस, और वो इसलिए था क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन थे कितने? बहुत कम, 1 2 3, 1 2, ऐसा मान लीजिए 1 2। ठीक है ना? दो सबस्टांसेस आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, दोस आर नोन एज पैरामैग्नेटिक, एंड दिस फिनोमिना इज पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक। ये आपको इस बार फिजिक्स में भी है, आपने इस बार भी पढ़ लिया है अब। तो दोज आर पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, दोज आर पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। ठीक है ना? अच्छा, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, या जिनमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा, और ज्यादा होने के कारण कि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, दोज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक, दोज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। एंड फेरोमैग्नेटिक इज द एक्सट्रीम case of paramagnetism. Ferromagnetism is not different from para, but it is actually the extreme case of para, the extreme case of paramagnetism. This is very important. This is extreme case of paramagnetism, extreme case of paramagnetism. नीट 2025 स्टेटमेंट 1, नीट 2025 स्टेटमेंट 1 क्या सवाल था ये देखिएगा। कहते हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस होता है। बिल्कुल होता है, पैरा कम है और फेरो बहुत ज्यादा है। इतना सा सवाल था स्टेटमेंट 1 में, हल्का सा। एंड दोज विच आर रेपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोज आर नोन एज डायमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस, डायमैग्नेटिक। ठीक है ना? इनमें आप ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ते हो। इनको डिफाइन करने में जब फिजिक्स में पढ़ोगे ना, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज पढ़ी जाती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहाँ पे लगता है, यहाँ पे नहीं, केमिस्ट्री में नहीं लगता, बट वहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लगता है आपको। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज इसके अलावा फेरी मैग्नेटिक भी होते हैं और आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं, लेकिन वो केसेस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। जब लगेंगे देख लेंगे, तो यहाँ पे वो जनरली नहीं लगते। अदरवाइज 6 केसेस होते हैं। इसके अलावा स्पिन ग्लास ट्रांजिशन भी होता है। ये पूरे 6 केसेस बनते हैं आपके। ठीक है ना? ये आ जाएंगे पैरा, फेरो और डायमैग्नेटिक। और ये एक मजे वाली बात बताऊं मैं आपको, ये जो डायमैग्नेटिक करेक्टर है, ये हर एक एटम का करेक्टर होता है। हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक एटम का करेक्टर ये। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस भी एलिमेंट को आप पकड़ोगे उसमें पीछे पेड़ रहे होंगे, हमेशा रहे होंगे। कोई भी पकड़ लीजिए, ये जो मैंने जितने भी लिख रखे हैं ना, जैसे मैंने सीरियम+3 लिखा, तो दिखने में तो पैरामैग्नेटिज्म लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन इसके पीछे जो जीनॉन है, उस जीनॉन में सबके सब पेयर्ड है। सो ये जो डायमैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल फीचर। ये हमेशा होगा ही होगा, ये हमेशा होगा, सबके साथ है। ठीक है ना? सो ये आ जाएंगे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे मैग्नेटिक भी। अच्छा, अब किस वाले सबस्टांस में मैग्नेटिक बिहेवियर कितना हो, इस चीज को मेजर करने का तरीका होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, टू मेजर the extent of magnetism. अच्छा, to measure the extent of magnetism, the term magnetic moment is used. The term
मैग्नेटिक मोमेंट इज यूज्ड। ये मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, डी में भी सेम हो जाएगा, वहाँ इजी हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज यूज्ड, इस चीज़ को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे डाइपोल मोमेंट होता है, आपने 11th में पढ़ा है, डाइपोल मोमेंट मेजर करता है कि कितना बॉन्ड में पोलैरिटी होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करता है कि कितना एटम के अंदर या जो भी एलिमेंट आपने रखा उसमें मैग्नेटिज्म कितना है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना होगा, ठीक है जी। अच्छा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लिखते हैं सर, दिस इज म्यू स्पिन, ये ध्यान में रखना। अब देखना ध्यान से सर, इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन शो करता है ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, एक मजे वाली बात बताऊं मैं। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस और ये मान लीजिए बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लिया। अच्छा इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन शो कर रहा है सर, एक तो ये है कि इस न्यूक्लियस के आसपास में घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन, सही है ना, ऑर्बिटल मोशन। अच्छा एक और मजे वाला बात ये, अगर अपने एक्सेस पे भी घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा है, अपने एक्सेस पे भी घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा है और अपने एक्सेस पे भी घूम रहा है, अपने एक्सेस पे घूम रहा है, दैट इज स्पिन मोशन, दैट इज स्पिन मोशन। दो तरह के मोशन शो कर रहा है। अच्छा अगर दो तरह के मोशन शो कर रहा है तो इस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब आपको दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, नीट तक नहीं आएगा लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। अब होता ये कि सर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा जनरली ये जो ऑर्बिटल मोशन है ये क्विंच हो जाता है, इसको आप कंसिडर नहीं करते हैं, ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन एफ ब्लॉक सबशेल्स में या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे आपको ऑर्बिटल मोशन भी कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि नीट तक ये इन्वॉल्व नहीं है तो हम कंसिडर नहीं करते, और हम जो भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो सिर्फ किसकी वजह से निकालते हैं, स्पिन की वजह से। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ म्यू एस, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू स्पिन ओनली, ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर नहीं करता। मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन इनमें ऑर्बिटल मोशन कंसिडर होता है और इनके वैल्यूज, ऐसा मान लो कभी सवाल आ जाए ना कहीं पे भी, ऑर्बिटल मोशन इनमें कंसिडर करना पड़ता है। से मान लो कभी सवाल आ गया, आप आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकाला, लेकिन वो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम नहीं था, जैसा आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला उस हिसाब से वो आ नहीं रहा था, सही वैल्यू डिविएट कर रहा है। और वैल्यू डिविएट जब भी करे इसमें सिर्फ एक चीज का हाथ होता है, वो तो ऑर्बिटल मोशन का, कि आपने ये कंसिडर नहीं किया था लेकिन ये भी होता है, तो इसकी वजह से वैल्यूज डिविएट होते हैं, इसकी वजह से वैल्यू क्या आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल अगर देखने को मिले ना, कहीं भी अभी नहीं बना है लेकिन कभी भी अगर ऐसा मिले कि सर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ये होना चाहिए था बट ये है नहीं, एक्चुअल में वैल्यू ये है, तो ऐसा क्यों हुआ, दैट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, कि हमने वो कंसिडर नहीं किया था, वो भी था, ठीक है ना। एंड दिस इज कैलकुलेटेड एज √n into n+2 बोहर मैग्नेटॉन, √n into n+2 बोहर मैग्नेटॉन, where n is number of unpaired electron, n is number of unpaired electron, number of unpaired electrons। ये लगेगा यहाँ पे, और इसके अलावा ये लगेगा कोऑर्डिनेशन में फिर से, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वहाँ पे इजी हो जाएगा। अच्छा n is number of unpaired electron, अच्छा इसको निकालने को मैं इजी तरीके में बता देता हूँ, इससे सवाल नहीं बना अभी तक। एफ ब्लॉक एलिमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से सवाल नहीं बना, दिस इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक, इससे सवाल नहीं बना, मैं फिर बता रहा हूँ और बनेगा। आपको क्या करना है, इसको याद रखना बहुत ईजी है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने काम हो जाएगा, ठीक है। जरा बताइए अगर n का वैल्यू 1 हो, अगर n का वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो n का वैल्यू 1 कितना आ जाएगा, √3, सही है ना, कितना आ जाएगा √3, सो म्यू स्पिन कितना आ जाएगा, म्यू स्पिन आ जाएगा √3 के बराबर, ठीक है जी। अच्छा म्यू स्पिन अगर √3 आया, मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ इसको, दिस इज म्यू स्पिन अगर √3, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि दिस विल बी इक्वल टू 1.7 1.8, √3 का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू करीब करीब 1.7 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। बस एक याद रख लो, अगले वाले इजी हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, ठीक है, अंडर रूट तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन वैल्यू ये पूछता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे 8 ऐड करो, उसके अगले वालों में सब में 9 ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, वैल्यू आ जाएगा 2.8 बोहर मैग्नेटॉन। इसके अगले वाले में n = 3 हो जाए, अंडर रूट वाला तो निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना, 9 ऐड कर दो, 3.9 बोहर मैग्नेटॉन। 4 हो जाए तो 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, 5 हो जाए तो 5.9 ऐड करते चलते जाओ, ठीक है ना। सो n = 4, यह आ जाएगा 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ज़रा पुट करो, 4 पुट करूंगा मैं, 4 2 6 6 चौके 24, तो √24। अच्छा अगर 25 होता तो 5 होता, सर 24 है तो 5 से जस्ट थोड़ा नीचे, तो इसलिए मैंने 4.9 लिख दिया, ठीक है ना। कंटिन्यूटी में अगर n = 5 है, कितना लिख लेंगे, 5.9 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, और n = 6 है तो कितना लिखूंगा 6। अब
बगैर फॉर्मूले के अनुमान कैसे लगा सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये समझ में आ गया कि 5 का 5.9, 6 का 6.9, 7 का 7.9 कंटिन्यूटी में इस तरीके से आप चल रहे हैं, ठीक है ना। n = 7 तो कितना आ जाएगा 7.9 बॉर मैग्नेट्रॉन। इससे ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि अनपेड इतने ही हो सकते हैं। एफ में इससे ऊपर हो ही नहीं सकते, या इवन किसी भी एलिमेंट में इससे ऊपर हो नहीं सकते। हाँ, अगर वैल्यू में डिवीएशन आ रहा तो किसकी वजह से होगा, ऑर्बिटल मोशन की वजह से होगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया कि 6.9 आंसर आ रहा है, तो 6.9 तब आया होगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 रहे होंगे। अब आप क्या कर लीजिएगा, बस ये जो नंबर देखने को मिल रहा है, ये जो नंबर देखे इसका स्क्वायर कर लो और 1 पॉइंट कम कर दो। 6 का स्क्वायर 36, एक कम कर लो 35। जैसे ये 4 था, ये 4 था, इसमें कितना कर दोगे ना, 6 में जरा ऐड कर लो। 6 आ रहा नहीं आ रहा देख लेते हैं पहले। नहीं स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर से नहीं होगा स्क्वायर से नहीं होगा, स्क्वायर से 36 आ रहा है, ये 49 आना चाहिए था। देखो कैसे, 6 2 8, 8 6 48। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला भूल जाए कभी तब कैसे अनुमान लगा पाओगे। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो 6 नंबर आ जाएगा ना उसी हिसाब से। तो अब अंडर रूट, हाँ बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अंडर रूट में भूल जाए कभी, अंडर रूट में भूल जाए तो उसमें कर लेना। देखो बता, दोबारा बता देता हूँ मैं कैसे, कुछ नहीं करना। जब अंडर रूट कभी भूल जाए ना कि अंडर रूट में कितना आ रहा था, या फॉर्मूला कभी भूल जाता है बच्चे को, 1+ लगता है, n+1 होगा, n+2 होगा। जैसे 6 का आ गया 6.9, इसको 7 मान के चलो स्क्वायर कर दो 49, बस एक काम कर दो उसमें से, एक 48, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 4 था, 4.9 आ रहा है, करीब 5 के मान के चल लो, स्क्वायर कर दो, एक कम कर दो 25 में से कम कर दिया 24 काम बन जाता है। कुल मिला के इस तरीके से भी काम बन जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि अगर फॉर्मूला भूल जाए तो इस तरीके से भी काम बन जाता है, ठीक है जी। अच्छा अब ये जितने भी हमने देखे, अब मैं इनमें से वो वाले देख लेता हूँ जिनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, जो डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डायामैग्नेटिक, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर सब में होगा, ये ध्यान में रखना, लेकिन डायमैग्नेटिज्म एज पर्टिकुलर म्यू स्पिन के हिसाब से अगर चलें फिर आपको देखना है। जरा मुझे बताओ स्टार्टिंग से लेके चलता हूं मैं। अगर मैं लिख लूं सीरियम+4 किसके बराबर कॉन्फ़िगरेशन, ज़ीनॉन के बराबर हो गया। अच्छा, डायमैग्नेटिक कब होगा सर? डायमैग्नेटिक तब होगा या तो 4f0 हो जाए या तो 4f14 हो जाए, दो ही केस बनते हैं, सही है ना। ना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें और ना ही इसमें। डायमैग्नेटिज्म का मतलब होगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो होगा, ठीक है। तो एक तो बनेगा 4f0 वाला, 4f14 वाला, 4f0 वाला आ गया ये। अच्छा, उसके बाद बताइए 4f14 वाले दो केसेस बनते हैं सर। एक तो बनता है ये टर्बियम+2, 4f14 अभी देखा था। दूसरा बनता है ल्यूटीशियम+3, ये भी कैसा बन जाता है 4f। अच्छा, अगर मैं लेंथनम इंक्लूड कर लूँ, जो कि ब्लॉक का है नहीं बट इंक्लूड कर लेता हूँ, कहीं साथ में सवाल ना बन जाए, तो इसका भी +3 में कितना हो जाएगा, सेम वो आ जाएगा 4f14। ये ध्यान में रखना, ये आ जाएगा जी ज़ीनॉन के बराबर, सही है ना। ये टर्बियम+2 हो जाएगा आपका 4f14 के बराबर, ल्यूटीशियम+3 भी हो जाएगा 4f14 के बराबर, और लेंथनम+3 भी हो जाएगा 4f0। ये वैसे ही 0 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो वाले भी लूज कर लेगा 4f0 के बराबर, ठीक है ना। 4f0 के बराबर मतलब ये भी ज़ीनॉन के बराबर, किसके बराबर, ज़ीनॉन के बराबर। ये सिर्फ 4 केस बनेंगे जो कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक। 2024 में सवाल था इस पर, आपको डायामैग्नेटिज्म पूछा था, पेयर में दिए थे, 2-2 करके दिए थे, ठीक है ना। और एक ऑप्शन में ये 2 थे, एक ये वाला एक ये वाला, आपको बस उस ऑप्शन पे टिक करना था। इतना हल्का, इससे हल्का सवाल है, इससे बन नहीं सकता, टफ सवाल बन नहीं सकता भी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो वाले जो क्या होंगे, दूसरा केस कौन सा बनेगा, पैरामैग्नेटिक वाले, पैरामैग्नेटिक। अब मैं सिर्फ पैरामैग्नेटिक लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ जाना कि हाँ 2 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो फेरो हो जाएगा, लेकिन वो पैरा का ही केस बनता है, उस अलग से केस नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आपके बन सकते हैं पैरा में, तो बाकी सब जो बचे ऑब्वियसली, इसके अलावा जो भी बचे वो सब पैरा में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सीरियम+3 लिख लो, 4f1 पैरामैग्नेटिक। इसके बाद वाले प्रसियोडियम सब, सो कुल मिला के सबके सब मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ऑल Ln in +3 एक्सेप्ट, सबके सब लेंथेनॉइड +3 वाले एक्सेप्ट ल्यूटीशियम+3, एक्सेप्ट ल्यूटीशियम इसको छोड़ के सारे +3 वाले पैरामैग्नेटिक। ग्राउंड स्टेट में भी पैरा और इसमें भी, ग्राउंड में भी और इसमें भी, ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अलावा +4 वाले भी हैं, और +2 वाले सब के सब किसको छोड़ के, वाई भी +2 वाले को। कुल मिला के सारे मेजर केसेस आपने ये 4 केस याद रख लिए। इसके अलावा जो भी केस बन रहा है वो पैरा में होगा, इसके अलावा जो भी केस आएगा किस में आएगा, पैरा में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे अब दूसरा सवाल ये बन सकता है कि मान लीजिए आपको या तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोले, एक तरह का सवाल जो अभी नहीं बना, या दूसरा सवाल इस साइड एलिमेंट लिख के दे दे और इस साइड क्या कर दे, इस साइड आपको मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज लिख के दे दे मैच कर लीजिए, उस तरीके से सवाल बन सकता है, ठीक है ना। या
5 6 7 लिख के दे दे, फिर बोले इसमें से कितने जो पैरामैग्नेटिक है, उस तरीके से भी सवाल बनता है। सो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस सवाल की लैंग्वेज बदली जा सकती है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, मैंने लिखा क्रोमियम +3 और मैंने लिखा नियोडिमियम +3। जरा बताओ क्या दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है? क्रोमियम +3 और नियोडिमियम +3। क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन सर ग्राउंड स्टेट आ गया 3d5 3 लूज कर दिए, एक एस में से गया, 2 पिछले वाले में से गए, तो बचे 3d और 3d3 का मतलब तीनों अनपेयर्ड होंगे। अच्छा नियोडिमियम कितना आ रहा था अपना, जरा देखिए, सीरियम, उसके बाद प्रसियोडिमियम, उसके बाद नियोडिमियम, 4f1 4f2 4f3 था ना, तो इसका भी कितना आ जाता, तो इसका मतलब दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर थे। नीट 2025 स्टेटमेंट 2, नीट 2025 स्टेटमेंट 2, एक स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख लिया। स्टेटमेंट 1 ये था हाँ, स्टेटमेंट 1 ये था कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस होता है, बिल्कुल सही बात थी। और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम +3 एंड नियोडिमियम +3 आर सेम, तो दोनों के दोनों सेम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, दोनों में। हाँ बहुत सारे। अब देखिए सवाल कैसे बनाया उसने, अब बच्चा क्या कर लेता, बच्चा पूरी एनसीईआरटी पढ़ता है, सवाल बनाने वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, एनटीए वाले बहुत स्मार्ट हैं, वो क्या कर लेता है कि बच्चा ए ब्लॉक पूरा पढ़ लेगा। हाँ लेकिन जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसने बहुत स्मार्टली स्टडी किया है, एक तरफ से देख के नहीं किया, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है सवाल। अब जिसने ऐसा सोचा हो कि सिर्फ इन्हीं वालों को रट के रखा हो, इन वालों से कंपेयर, तो ऑब्वियस सी बात, इसमें क्या दिक्कत है। अगर जिसको नियोडिमियम का पता है कि इसमें 3 अनपेयर्ड है, तो उसमें जिसमें 3 इसके अलावा आ रहे हैं उसमें कंपेयर करके देख लो। ऐसा जरूरी थोड़ी ना क्रोमियम में आए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस बन सकते हैं जिनमें हाँ कोई भी दे सकते हैं, बस आपको ये देखना था कि सेम होंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शन है ना उसमें आ जाता है। लेकिन अगर एक्सेप्शनली भी चलता तब भी आंसर आ जाता, क्योंकि अगर बच्चा अबो के अकॉर्डिंग चलता ना 4f2 6s2 ये 3d4 4s2 भी ले लेता, तब भी 3 लूज करने के बाद यही बचता, तो आंसर तो आ ही जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। सो ये बन जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन।